हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व करा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट नंबर 25। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने फिजिक्स के 24 पार्ट बना दिए इसी बुक के, और केमिस्ट्री को ख़त्म कर दिया है, और बायो के भी आपको पार्ट्स प्रोवाइड कराए जा रहे थे। बीच में ये वीडियो की सीरीज़ को हमने रोक दिया था क्योंकि एग्ज़ाम की डेट क्लियर नहीं थी। अब आपको ये लगातार जो पार्ट्स इस बुक के रह गए जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। तो आपको पता ही है, ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 में अच्छे खासे न्यूमेरिकल पूछने की संभावना है। तो आज हम जो मोस्टली न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, तो आप पेन कॉपी लेकर बैठें और अच्छे से प्रैक्टिस करते चलें ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोधक होंगे। दोस्तों, प्रतिरोध का दो तरह का संयोजन होता है, एक होता है हमारा समांतर क्रम और दूसरा होता है श्रेणी क्रम। तो ये बताया गया है श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। यानी कि अगर हमें आर का इक्विवेलेंट निकालना है यानी परिणामी निकालना है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये 3 दे रखे, तीनों किसके हैं, 25 ओम के। तो 25 प्लस 25 प्लस 25, ये कितना आ जाएगा, 75 ओम। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध यानी कि परिणामी प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 25 ओम। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वो में जुड़े होते हैं। दोस्तों, वो किस में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो समांतर क्रम का संयोजन ये होता है कि हमारा मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। अब एक प्रतिरोध इस तरह से जुड़ गया, एक प्रतिरोध इस तरह से जुड़ गया, एक प्रतिरोध इस तरह से जुड़ गया। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह का क्रम बनेगा, ये समांतर क्रम बन जाएगा। तो इस तरह का क्रम को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम में क्या किस तरीके से जुड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में हमारे डायरेक्ट जुड़ते हैं। एक मान लो ये इस तरीके से, इस तरीके से ये हमारा R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। दोस्तों, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आर बराबर हमारा होता है रो एल अपॉन ए। तो रो क्या होता है हमारा, प्रतिरोधकता। अब यहाँ से हम इसका मात्रक निकालें तो किस तरह से निकाल सकते हैं, तो रो को हम एक साइड ले लेते हैं। रो बराबर हमारा आ जाएगा आर ए अपॉन एल। तो आर का मात्रक होता है हमारा ओम, ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एल का क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ओम मीटर, ओम मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है, विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध होगा। तो आपको बताना है क्या होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बी अपॉन आई होता है बराबर आर। तो पी अपॉन आई का मान कितना होता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये दोनों बराबर के उसमें बढ़ रहे हैं, तो हमारा प्रतिरोध क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, समान रहता है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। यदि एक परिपथ के माध्यम में विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या रहता है, आर समान रहता है, क्योंकि वी और ऑफ आई का जो अनुपात होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि एक नेतांक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है। दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। तो सबसे ज़्यादा इसमें किस में होती है, एवोनाइट में। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एवोनाइट के बाद किसका नंबर आता है, चांदी का। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो उसके बाद हमारा तांबा। आप ये भी ध्यान रखेंगे।
और उसके बाद हमारा नाइक्रोम। तो इन सब की क्या होती है, प्रतिरोधकता का क्रम होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, एवोनाइट में। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। तो फ्रेंड्स कौन करेगा, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है R बराबर रो एल बी अपॉन ए। तो एल क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एल क्या होता है, तार की लंबाई। तो बाकी इसमें क्या दे रखा है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। तो ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में जुड़े 3 20 ओम कॉइल का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ये किस में जुड़े हैं, श्रृंखला में, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आपको मैंने बताया श्रेणी क्रम में किस तरह से जुड़ते हैं, इस तरह से। तो श्रेणी क्रम में इसका कितना दे रखा है, 20 ओम, इसका भी 20 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तीनों को आप डायरेक्ट जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 ओम। कितना आ जाएगा, 60 ओम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी। तो आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन नंबर हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। इन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान होगा। तो फ्रेंड्स ये सब किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आपको उनका तुल्य प्रतिरोध फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो डायरेक्ट जोड़ देंगे 1/5, 1/5। इसी तरीके से आप कितनी जगह लिखेंगे, 5 जगह। तो ये 1/5, जब आप इसे काउंट करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा प्रभावित नहीं करता है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है R बराबर रो एल अपॉन ए। तो आप देख सकते हैं लंबाई भी प्रभावित करती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी करता है, और पदार्थ भी करता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता निकालते हैं, लेकिन दबाव प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 10 ओम, 8 ओम, 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट जोड़ देंगे, 10, 8 और 7। तो 10 और 8, 7 कितने हो जाएंगे, 25 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चारों ही ऑप्शन में आपको 25 नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर मात्रक पता होगा तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पास्कल आप पता है दाब का मात्रक होता है, तो इसे आप नहीं लगाएं। न्यूटन बल का होता है, जूल कार्य का होता है, लेकिन 25 ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं। दोस्तों प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, चालकता। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, चालकता। तो किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, चालक की विशिष्ट चालकता या विद्युत चालकता। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर होता है हमारा 1/रो। तो आप इसको ध्यान रखें। अब इसका मात्रक क्या होगा, जैसा कि आपको पता है रो यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो ये सब क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी आप ओम का इनवर्स और मीटर का इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सर्किट आरेख में डैश दिए गए प्रतीक का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है।
प्रतिरोध का एक प्रतिरोधी प्रतिरोध। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे इस साइन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रतीक दिया गया है, संकेत का उपयोग किस विद्युत सर्किट में किया जाता है? तो इसका किस में किया जाता है? रियोस्टेट में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, किस में करते हैं? रियोस्टेट में। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर त्रिज्या 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर त्रिज्या दोगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, आर बराबर हमारा क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो ए से आप यहाँ फॉर्मूला निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप आर यहाँ त्रिज्या माने यहाँ कैपिटल स्मॉल आर लिख देते हैं। तो हमारा कौन सा रिलेशन बन जाता है? तो हमारा रिलेशन बनता है आर बराबर 1/r²। आर क्या है? कैपिटल आर हमारा प्रतिरोध है और आर क्या है? तार की त्रिज्या है। तो हम इसे R1 मान सकते हैं और R2 लिख देते हैं। तो ये R1 हो जाएगा और R2 स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसमें बताया जा रहा है कि तार की त्रिज्या दुगनी हो जाती है। तो दुगनी करने पर ये हो जाएगा 2r² यानी कि 4 स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा R²। कुल मिला के हमारा जो R2 आएगा कितना आएगा? R/4। तो कितना दे रखा है R1 का मान? तो 11। तो 11 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2.75 ओम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तार का प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम के अनुपात में होता है? आपको ध्यान रखना है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, आर बराबर हमारा क्या होता है? रो एल अपॉन ए। ये क्या है? आप देख सकते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। इस फॉर्मूले का यूज़ न्यूमेरिकल में भी और वैसे भी बहुत किया जा रहा है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी चालक की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? अभी आपको बता ही चुका हूँ, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसको आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा फॉर्मूला होता है आर बराबर V/I। तो आप देख सकते हैं प्रतिरोध में और धारा में कैसा उल्टे का रिलेशन है। तो उल्टे का रिलेशन है तो इस वजह से आप बता सकते हैं आसानी से ये किसके क्या होगा? एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम होगी। तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो हमारी धारा क्या हो जाएगी? धारा हमारी कम हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है। इसमें से निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है? तो इसमें से आपको बताना है किसको आरोपित किया जा सकता है। तो धारा, चालक का प्रतिरोध और उसमें धारा के प्रभावित होने की समय अवधि पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। हमारा जो धारा का जो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है क्या होता है? तो जो ऊष्मा होती है तार में, आपको ध्यान रखना है किसके? करंट के समानुपाती होती है धारा के। और उसमें प्रतिरोध होता है उसकी कैसी होती है? उसके भी समानुपाती होती है। और जो टाइम होता है उसके भी समानुपाती होती है। तो कुल मिला के जब हम इसे मिला के लिखते हैं तो हमारा क्या आता है? H बराबर हमारा आ जाता है I²RT। तो यही हमारे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो वो ही दे रखा है जो अभी क्वेश्चन कराया था। तो उसी रिलेशन से आप निकालेंगे। R2 का मान कितना आ जाएगा? R/4। पिछले क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। अब इसमें कितना दे रखा है? जो R1 का प्रतिरोध हमारा कितना आया था? 12। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3 ओम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई आपको बताना है क्या होती है, ओम मीटर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे क्या होती है, ओम मीटर। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में निकाल के भी दिखाई थी, आप ध्यान रखें। आर बराबर हमारा होता है रो एल अपॉन ए। तो रो को निकालेंगे तो रो बराबर आ जाएगा हमारा आर ए अपॉन एल। आर क्या होता है, ओम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मीटर। तो मीटर से एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के ओम मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो यहाँ पर तार को दोगुना करा जा रहा है, मतलब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर या तो आपको व्यास दिया जा सकता है यानी कि डायामीटर दे सकते हैं, या तार की त्रिज्या दे सकते हैं। तो यहाँ पर तार की त्रिज्या को या व्यास को दोगुना किया जाएगा। तो आपका डायरेक्ट रिलेशन कौन सा आ जाएगा निकल के, R2 बराबर हमारा आ जाएगा R1/4। तो आर का मान कितना दे रखा है, 9/4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2.25। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखें, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 प्रतिरोध 5 ओम 6 ओम 4 ओम एक श्रेणी से जोड़े जाते हैं, तो कुल प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी क्रम में तो कुछ करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट जोड़ देना है। 5 और 6 11, 11 4 15। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15 ओम। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो धारा किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोध के। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरोध। तो हमारा फॉर्मूला होता है बी बराबर आई आर। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें, इस फॉर्मूले की ज़रूर न्यूमेरिकल में भी ज़रूरत पड़ती है और वैसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा कैसी होगी। तो हमारा फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। तो इन्होंने दे रखा है, अगर प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो धारा कितनी होगी। तो यहाँ से हम धारा का और प्रतिरोध में कैसा रिलेशन निकाल सकते हैं, उल्टे का, यानी एक चीज़ घटेगी तो दूसरी क्या होगी, हमारी बढ़ जाएगी। तो इन्होंने दे रखा है कि धारा को प्रतिरोध को आधा कर रहे हैं, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, दोगुना। कितना हो जाएगा, दोगुना। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसको आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब तार की लंबाई को दुगनी हो जाती है तो एमीटर की रीडिंग कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, कितनी हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, आर बराबर रो एल अपॉन ए से। तो आप इस फॉर्मूले से जब निकालते हैं तो इसमें दे रखा है कि तार की लंबाई कितनी हो रही, दुगनी हो जा रही है, और तो एमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, एमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, आपको बताना है कितनी हो जाएगी, आधी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार की लंबाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, तार की लंबाई दुगनी करने पर अमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है। तो वही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ लिया जाता है, तार की लंबाई अगर दुगनी हो जाती है तो अमीटर की रीडिंग कितनी हो जाती है, आधी रह जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करें। तो श्रेणी क्रम में आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको जोड़ देना है जितने प्रतिरोध दे रखे हैं। तो 1 + 1 + 1 + 1, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 ओम। कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किस में जुड़े हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है 2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें समांतर क्रम में क्या होता है, हम 1/1 करके लिखते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1। तो आपका परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 ओम। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से किस में अत्यधिक प्रतिरोध होता है। तो किस में प्रतिरोध अधिक होता है, विद्युत रोधी में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत रोधी। तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं। तो किस में होते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं। तो ये कौन सा क्रम आप देख सकते हैं, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमारे विद्युत शक्ति या ऊर्जा इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पीयर है, विद्युत बल्ब कितने पावर का है। तो पावर के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, P बराबर होता है हमारा VI। इसी से आप सारे फार्मूले बना सकते हैं। तो V क्या है वोल्टेज, I क्या है धारा। तो वोल्टेज कितना है 220, धारा कितनी है 0.50। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 110 वाट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको इसका मात्रक पता है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बस मात्रा का ही फर्क है चारों ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा 110 वाट। तो पावर जहाँ कहीं दिखे आपको मात्रक वाट लिखना है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो इसमें के लिए आपको एक फार्मूला लगाना है। हमारा फार्मूला होता है H बराबर I² RT। तो I क्या है धारा, R क्या है प्रतिरोध, T क्या है समय। तो धारा कितनी दे रखी है 1.5 और उसका भी स्क्वायर। R क्या है प्रतिरोध 10 दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है आपको, तो टाइम आपको कितना दे रखा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1350 जूल, सॉरी 1350 जूल या 1350 वाट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, जूल में ये ऊर्जा कितनी होगी। तो एक यूनिट बराबर हमारा कितना होता है, एक यूनिट बराबर आपको ध्यान रखना होता है हमारा एक यूनिट, एक यू बराबर 3.6 10⁶ जूल। अब आपको कितनी इकाई दे रखी है, तो 200 यूनिट दे रखी है, तो आप डायरेक्ट 200 से गुणा कर देंगे। तो 200 गुणा 3.6 10⁶ तो ये कितना आ जाएगा 7.2 10⁸ जूल, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर हमारे सी में दे रखा है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स आपको जितनी भी यूनिट दे रखें आप कितने, अगर जो उसमें जूल में कन्वर्ट करना है तो 3.6 10⁶ गुणा 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। फिर से आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको 3.6 10⁶ से में मल्टीप्लाई कर देना जितने भी यूनिट दे रखे 150। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5.4 10⁸ जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट है का क्या मतलब है। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इसको आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है, आपको ध्यान रखना है किलोवाट घंटा।
ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा की 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वो मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर हमारा कितना होता है, 3.6 10 की घात 6 जूल। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसका मान पूछा जाता है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विशिष्ट घर की 1 माह में ऊर्जा खपत 9 गुणा 10 की 8 जूल है, इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है 1 किलोवाट आवर बराबर हमारा कितना होता है, 3.6 10 की घात 6 जूल। आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको जितने यूनिट दे रखा है उससे उससे डिवाइड इसको करना है। तो 9 गुणा 10 की घात 8 से आपको डिवाइड करना है 3.6 10 की घात 6 से। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, लगभग 250 यूनिट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 250 इकाइयाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्रोत प्रतिरोध आर प्रतिरोधक में एक करंट बनाए रखता है, यदि प्रतिरोधक में विभवांतर बी है तो समय टी में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है। तो किसके द्वारा दर्शाई जाती है आपको ये बताना है। तो जैसा कि फॉर्मूला होता है हमारा H बराबर I² RT। तो यहाँ पर आई आर बराबर कितना रख देंगे V। तो कितना आ जाएगा VIT। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यू की यूनिट है। तो यूनिट के लिए क्या करते हैं, व्यय ऊर्जा की यूनिट आप निकालते हैं किस तरह से, जो वॉट दिया होता है उसे टाइम यानी कि आवर दे रखे हैं, घंटे दिए होते हैं, और डे यानी कि दिन दे रखे हैं, उसे हम डिवाइड करते हैं किससे, 1000 से। तो आपका क्या निकल जाता है, यूनिट। तो इसमें कितना दे रखा है, 100 वाट दे रखा है, और 8 घंटे दे रखे हैं, और दिन कितने हैं, 1। आप इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 240 वोल्टेज 0.6 एम्पियर धारा वाली एक विद्युत बल्ब की पावर होगी। तो पावर वी बराबर होता है हमारा VI। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 240 गुणा 0.6, तो ये कितना आ जाएगा, 144 वाट। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान करने पर किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है, तो वस्तु द्वारा समय टी में पार की गई दूरी का अनुपातिक होगी। किसके अनुपातिक होगी आपको बताना है। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर ध्यान रखें, किसके अनुपातिक होती है, तो टी की पावर 3/2 की। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा हम। 1250 वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन के प्रतिदिन 3 आवर तक प्रयोग किया जाता है। एक दिन में उस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा होगी। तो डायरेक्ट आप यूनिट निकाल देंगे इसकी। तो कितनी यूनिट आएगी आपकी, ध्यान रखना है 3.75 वाट। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया आप उस तरह से कर सकते हैं। तो बाकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय है। तो बल्ब द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो पावर बराबर होता है हमारा ऊर्जा बटे समय यानी कि टी। तो पावर कितनी है 50, ऊर्जा कितनी है 1000, टी कितना आएगा आपका, तो टी आ जाएगा 20 सेकेंड सॉरी। तो कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 20 सेकेंड। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध की आपूर्ति की गई पावर होगी। तो कितनी पावर होगी, जैसे इसमें किया है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, 6 पंजे 30 यानी कि 3 वाट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो किस में किया जाता है? किलोवाट घंटे में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है को प्रतिदिन 3 घंटे तक चलाया जाता है, उसके द्वारा 30 दिनों में उपयुक्त कुल ऊर्जा किलोवाट आवर में होगी। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट आप निकाल देंगे। कितना? 1000 गुणा 30 गुणा 3 बटे 1000। तो 1000 से 1000 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 3 90। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 वाट के एक विद्युत लैंप प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। तो पावर गुणा टाइम और घंटे बटे 1000, इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0.96 यूनिट्स, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया। ये ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो ये ऊर्जा जूल में कितनी होगी? पहले आपको यूनिट निकालना, यूनिट दे रखी है आपको 3.6 10 की घात 6 जूल में मल्टीप्लाई करना है किसका? 320 का। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1152 गुणा 10 की घात 6 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा इकाई की इकाई होगी। तो 100 ये आपको पावर लिखना है, और जितने घंटे हैं 8, और दिन लिखना है 5, 1000 से डिवाइड कर देना है। 8 पंजे 40, और ये कितना आ जाएगा? 4। तो कितना आ जाएगा? 4 इकाई, यानी कि 4 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 300 वाट के इलेक्ट्रिक पंखे को प्रतिदिन 8 घंटों तक उपयोग किया जाता है। एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट में होगी। तो कितनी होगी? इसमें भी आपको यही करना है। तो कितना आ जाएगा इसमें? 2.4 वोल्ट, सॉरी 2.4 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पे दर्शाया जाता है। तो किस में दर्शाया जाता है? आपको बताना है किलोवाट घंटा में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, किलोवाट घंटा। जैसा कि आप सबको पता है 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट आवर बराबर हमारा होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये इसी से आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं और बता सकते हैं। तो इसको रट लेना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी? तो बिजली की मात्रा इसके द्वारा कितनी होगी? आपको ध्यान रखना है। ये 1 इकाई बिजली की खपत करेगा, अर्थात 1 किलोवाट आवर विद्युत। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था यूथ कंपटीशन टाइम्स की फिजिक्स का पार्ट नंबर 25। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी 2 का देने जा रहे हैं तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स ये लेक्चर सीरीज बहुत दिनों से बंद कर रखी थी मैंने, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आई नहीं थी। अब आपको ये लगातार मिलती रहेगी। इस बुक के जल्द से जल्द हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे फिजिक्स के पोर्शन को, और बायो के कुछ पार्ट्स रह गए उन्हें भी हम जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम पर्यावरण और जो कंप्यूटर के क्वेश्चन रह गए उनको भी खत्म कर देंगे। केमिस्ट्री ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।